हेलो एवरीवन। आज की वीडियो होने वाली है क्लास 10 संसाधन एवं विकास का पार्ट 2, जो कि मैंने उसमें पहले पार्ट आपने देखा होगा, तो आप लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। देन चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो गाइस हमारा चल रहा था कि विकास के स्तर पर संसाधन का उल्लेख कीजिए या कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। तो मैंने यहाँ चारों के बारे में बताया था आपको कि संभाव्य, विकसित और भंडार और संचित कोश। तो यहाँ मैं मोटे तौर पे बता देती हूँ। संभावित संसाधन वो होते हैं जिनकी संभावना की जा सकती है कि अगर इस तरीके से विकास हो तो इतने हमारे पास संसाधन है तो हम कितना कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर गुजरात का कुछ ऑप्शन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है कि गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का अपार भंडारा है, परंतु इनका सही ढंग से विकसित नहीं हुआ है। इन संसाधनों को केवल संभावना जताई गई है कि इसलिए इन्हें संभावित संसाधन कह सकते हैं। जिन पे सिर्फ संभावना जताना कि हाँ ऐसा है, इतना यूज़ हो सकता है, बट वो अभी रियल में नहीं है। दूसरा है विकसित संसाधन में है कि वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। देखो गाइस, अभी आप सुनोगे ना तो आपको ना थोड़ा टफ सा लगेगा और ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या क्या बोल रही है, समझ भी नहीं आ रहा है, थोड़ा टफ वर्ड है। बट आप इसको आराम से शांत होकर पढ़ोगे तो ये ईज़िली समझ आ जाएगा। इसमें यह है कि उनकी जैसे कोई सामान है, कोई नई चीज़ हुई है तो उनकी खोज कर चुकी है, हो चुकी है सारी, तो उनको कैसे यूज़ किया जाए उसके बारे में होता है ये। फिर भंडार के हमारे उसमें धरती पे बहुत सारा भंडार है, जैसे जल हो गया, वायु, ये गैस, ये सब के सब, जैसे गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, औद्योगिक हाइड्रोजन, ऊर्जन का, ये जितने भी है ये सारे ये भंडारा है। इसको कैसे उपयोग करना है ये उसमें होता है। संचित कोश में ये होता है कि मतलब जिनका वो उद्योग जो वो होते संसाधन, उनका तकनीकी से उपयोग करके यूज़ किया जाता है। इस वजह से ये भी मतलब रह जाते पीछे। मतलब टेक्निकल कुछ ऐसे जब नए वो विकसित हो जाएंगे तभी उन चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं छोटा फॉर्म ऐसे भी ईज़िली बता देती हूँ। संभावित, जिनकी संभावना लगाई जाती है कि इस तरीके से हो सकता है, उस एरिया में इतना कुछ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो ईज़िली। अगर मैं इसको पढ़ के बताऊँगा ना तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आप आराम से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। देन उसके बाद जो विकसित हो चुके हैं, जिनकी मात्रा सब कुछ तय हो चुकी है, बट उनको लेके आना है, तो ये संसाधन होते हैं जो शुरू होते हैं, मतलब इनमें काम किया जाता है। ठीक है, ये है कि बहुत सारे हैं लेकिन इसको भी टेक्निकल रूप से तकनीकी ज्ञान नहीं होता, तो इस वजह से नहीं करते, और ये भी इसी में है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच संतुष्टि के लिए नहीं। ये कथन किसने कहा था गाइस? ये आपको लर्न होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में आ जाता है। तो किसने कहा था हम देख लेते हैं, और क्यों कहा था ये भी पुष्टि कीजिए। तो ये कहा था, ये कथन महात्मा गांधी जी ने कहा, संसाधनों के संरक्षण पर उनकी चिंता जताई। इसमें मैं बता देती हूँ सिंपल। तो इसमें बोला था कि जो संसाधन है वो लोगों की आवश्यकता पूरा करने के लिए तो है, लेकिन किसी की लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। बिकॉज अगर बंदों की लालच बढ़ेगी, सोचेंगे सब कि मेरे पास ही सबसे ज़्यादा है, वो तो दूसरे का हिस्सा तो उसको देना पड़ेगा, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं है। तो उसको संरक्षण करने के लिए कि संसाधनों का संरक्षण भी ज़रूरी है, मतलब जितना यूज़ हो उतना ही करें, बाकी ना करें। जैसे कि पानी हो गया, जितना आप यूज़ कर सकते हो करो, लेकिन ये नहीं कि बेवजह से बहा रहे हो। ठीक है, मृदा संसाधन, मृदा भी बहुत तरीके से हमारे यूज़ होती है, तो इसमें आप ऑप्शन कर सकते हो उच्चवाचन जनक, शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ समय। मृदा प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, ये इन्हें प्रभावित करती है कि क्या, अगर उच्च है या जनक शैल है, या जलवायु वहाँ की कैसी है, ठंडी है, गर्म है, ये सब क्या है, ये मृदा को अफेक्ट करते हैं। मतलब इनमें भी
अगर ये चीज़ें होएगी तो मृदा भी थोड़ी अलग-अलग होएगी, मतलब मिट्टी भी कुछ अलग-अलग सी लगेगी एरिया की। मृदा प्रतिच्छेदिका से आप क्या समझते हैं? मृदा का कई परतों के रूप में बँटा होना मृदा प्रतिच्छेदिका कहलाते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कभी ज़मीन में गड्ढा किया जा रहा है किसी कुएँ या वो पानी भरने के लिए, तो आप देख सकते हो कि नीचे की मिट्टी थोड़ी ठंडी सी वो गीली सी लगती है और ऊपर की सूखी-सूखी लगती है। तो और जगह अलग तरीके की मिट्टी होती है कि अलग-अलग, कहीं पत्थर से है, फिर नीचे मिट्टी भी है, कहीं कंकड़-कंकड़ से लग रहे हैं। तो इसको कहते हैं मृदा प्रतिच्छेदिका, ठीक है? मिट्टी के कई परतों के रूप में बँटा होना। फिर है मृदा प्रतिच्छेदिका कितने प्रकार की होती है, बुक में भी देख सकते हो आप। चौक क्या है? जहाँ पर पानी की अधिकतम मात्रा होती है उसे चौक कहते हैं। खादर और बांगर में क्या अंतर है? ये एक-एक नंबर में ज़रूर पूछ लिया जाता है। 10th क्लास वालों ये ज़रूर लर्न करके जाना। नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण हर साल एक नई जलोढ़ मृदा से बने मैदान को खादर कहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ पर कई वर्षों तक जलोढ़ मृदा नहीं पहुँचती उसे भांगर कहते हैं। खादर से समझ जाओ जैसे खाद वाली मिट्टी, नदियों के द्वारा मिट्टी पानी का आ जाना और उसमें कई पोषक तत्व आ जाते हैं तो उसे खादर कहते हैं। वो मैदान बना देती है पानी के ज़रिए से बह के पूरे चारों तरफ से, और जहाँ पर कई वर्षों तक नहीं आती है वो भांगर कहलाती है। एक बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। फिर है बाबर और तिराई। बाबर जो नदियाँ कंकड़ पत्थर आदि से अपने हाथों से बहाकर ले आती है उसे भाबर कहते हैं। कंकड़ पत्थर वाली जो नदियाँ होती हैं, जो कंकड़ पत्थर लेके आ जाती हैं नदियाँ, पानी बहता-बहता, उसे भागर कहते हैं। और तराई नदी के आसपास के दलदली क्षेत्रों को तराई कहते हैं। ये एक-एक नंबर में पूछ लेते हैं गाइस, तो आप इसे ज़रूर याद करके जाना। देन है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन कितने प्रकार के होते हैं? अवनालिका मतलब जो अवनालिका होती है, पानी के द्वारा मृदा का नालियों के रूप में कट जाना उसे बोलते हैं अवनालिका। जैसे कि यहाँ से पानी निकल रहा है और पानी इधर से भी जाने लग गया, इधर से भी जाने लग गया। आप कहीं ज़मीन पे पानी गिराओगे तो जहाँ को ढाल होगा उस एरिया को जाएगा पानी, और उसकी साइड से भी निकलता रहेगा। तो नालियों के द्वारा पानी का बढ़ जाना अवनालिका अपरदन कहलाता है, ठीक है? और यहाँ पर आप राज्य और राजधानी के सारे ये देख सकते हो। वैसे आपको ये लर्न होने चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज़ में या छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। देन ये सब है मृदा वर्गीकरण, ये आप बुक में से भी कर सकते हो, देन इसमें से भी देख सकते हो। ये सारी मिट्टी कौन कौन सी कैसी होती है, कौन से एरिया में, इंडिया के कौन से एरिया में कैसी मिट्टी पाई जाती है। जैसे कपास की खेती के लिए महाराष्ट्र में होती है तो वहाँ काली मृदा पाई जाती है, ये आप लर्न कर सकते हो। देन उसके बाद है अपरदन को रोकने के उपाय कौन कौन से, क्योंकि मिट्टी ख़राब हो जाती है, ऊपर की मिट्टी की सतह ख़राब हो जाती है। और जलोढ़ मृदा भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है, तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत में जलोढ़ मृदा के निर्माण कौन कौन सी नदी द्वारा होता है, ठीक है? ये आप लर्न कर सकते हो। देन ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आप अपने बुक में से भी कर सकते हो। सो गाइस, आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप वीडियो को पॉज़ करके क्लिक करके रखो और उसे लिखो और तब जाके लर्न करो, बहुत अच्छा होएगा। सारे नोट्स है ये, और इसमें आपको सारे के सारे मतलब जो बुक में कोई क्वेश्चन होता है, कोई मेन क्वेश्चन होता है, सब मिलेंगे, छोटे-छोटे, बड़े से बड़े। देन आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।